हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पूरे तरीके से प्रैक्टिकल रहने वाला है। और दोस्तों, ये वीडियो डीवी केस से रिलेटेड है। आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने केस पर बहुत सारी मेहनत करते हैं। डेफिनेटली आप चाहते हैं कि कम से कम जो सच है वो कोर्ट के सामने आए और कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे कल को आपको प्रॉब्लम हो। ऐसे ही दोस्तों, एक क्लाइंट है, उन्होंने ये बोला, सर मेरा केस फाइनल स्टेज पे है और ये चीज़ें हैं, ये मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है जो कोई खास अच्छी नहीं है, और आप इन सब चीज़ों के बेस पर मेरे लिए आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर कर दो। तो एक डीवी केस में रिटर्न आर्ग्यूमेंट बनाए गए, उसमें हमने वो सारी चीज़ें लिखी जो हमको लिखनी चाहिए, प्लस उन्होंने अपने डिफेंस एविडेंस में बहुत सारे पेपर्स, यानी हर एक लाइन के तोड़ में एक एविडेंस सबमिट किया हुआ था। उन सब चीज़ों का रेफरेंस भी हमने उसमें लिखा कि वो कहाँ कनेक्ट होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें रिटर्न आर्ग्यूमेंट लिख करके डाल दिया। अभी कुछ समय बाद कल उनका दोबारा कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर उस केस में मेरा जजमेंट आ गया और मैं बहुत ही हताश और निराश हूं। क्यों? वो जजमेंट की कॉपी मेरे को भेजी। अब ध्यान से समझना दोस्तों आप लोग। अब उसमें यह लिखा हुआ था कि जो पति है और जो पति के परिवार वाले हैं, उन्होंने घरेलू हिंसा करी, मानसिक प्रताड़ना दी, खाना नहीं दिया, पीटा मारा, दहेज दिया, जो सब होता है वो सब था। अब जजमेंट में किस तरह से लिखा गया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो लिखी गई प्रार्थनी की कहानी कि प्रार्थनी ने एक बात दायर किया, उसमें उसने ये कहानी बताई। उसके बाद लड़के ने जो अपनी कहानी बताई अपने डब्ल्यूएस में, उसमें से मुश्किल से 3-4 लाइनें लिखी हुई थी, पूरे डब्ल्यूएस को अंकित नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। अब उसके बाद लिखा कि आर्ग्यूमेंट की स्टेज आई। आर्ग्यूमेंट पर प्रार्थनी ने ये आर्ग्यूमेंट किए और विपक्षी ने केवल लिखित बहस सबमिट करी। ये एक लाइन लिखी हुई थी, बस कुछ नहीं लिखा कि लिखित बहस में उसने बोला क्या है। भाई ये तो बताओ कि आर्ग्यूमेंट हुआ क्या। वो जजमेंट का पार्ट ही नहीं बनाया। जजमेंट में एक लाइन लिख दी, लड़के ने लिखित बहस दाखिल करी और जो प्रार्थनी है, प्रार्थनी ने बोला मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लड़के ने बोला नहीं हुआ। और चूंकि प्रार्थनी ने ऐसा बोला है और उसमें डीआईआर रिपोर्ट लगी है, तो ये माना जाता है कि घरेलू हिंसा तो उसके साथ कारित हुई है। तो फिर मुकदमा चलाने का मतलब क्या था जब आपने एविडेंस को ही कंसीडर नहीं किया जजमेंट में, जब आपने लड़के के द्वारा दाखिल प्रपत्रों को ही संज्ञान में नहीं लिया, जब आपने लड़के के द्वारा लिखित बहस को अपने जजमेंट का हिस्सा ही नहीं बनाया कि उसने अपनी तरफ से बोला क्या, अपने पक्ष में रखा क्या, तो फिर केस चलाने का मतलब क्या था। पहली डेट पे केस फाइल हुआ, दूसरी डेट पे डीआई रिपोर्ट आ गई थी, तभी के तभी जजमेंट कर देना था। क्यों टाइम खराब किया? कोई मतलब ही नहीं था टाइम खराब करने का। भाई पक्ष में किसी के भी जाए, लड़के के पक्ष में जाए, लड़की के पक्ष में जाए, नो इशू, लेकिन कम से कम सत्यता के आधार पे, कागजों प्रपत्रों साक्ष्य के आधार पे तो जाए। अब इतने सारे कागज लगे मैं डिफेंस एविडेंस में, एक भी कागज का उल्लेख नहीं। लड़के ने बोला भैया इसने इतना कुछ बोला है, ना तो इसने कोई मेडिकल दाखिल किया, ना तो इसने कोई पुलिस रिपोर्ट दाखिल करी, अपनी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शंस है, उन सब चीजों को कहीं कुछ कंसिडर ही नहीं किया। लड़के ने जो साक्ष्य दिया उसको कहीं कंसिडर नहीं किया, जो लिखित बहस दी उसको कहीं कंसिडर नहीं दिया, और लास्ट में लिख दिया 10,000 रुपए दें, 7,000 रुपए मेंटेनेंस और 3,000 रुपए रेसिडेंस राइट के, 10,000 रुपए महीने का ऑर्डर कर दिया, 40,000 रुपए लड़के की लगभग सैलरी थी। तो अब आप सोचिए इस प्रकार के जजमेंट होते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया ना, ये उन क्लाइंट के लिए तो बहुत विचित्र बात थी, नई बात थी, लेकिन हमारे लिए नहीं, क्योंकि 125 सीआरपीसी और डीवी के केस, यानी कि आप कह सकते हो वो मामले जहां पे मेंटेनेंस इन्वॉल्व होता है, वहां इसी तरह के जजमेंट आते हैं, एक तरह से कॉपी पेस्ट ही होते हैं, और वही जजमेंट होते हैं। नाम पार्टी चेंज होता है, प्रार्थनी की कहानी चेंज होती है, लड़के के पक्ष से कुछ लिखा नहीं होता और जजमेंट दे दिया जाता है, और सिंपल कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि लड़की के साथ घरेलू हिंसा कारित हुई है, बस। अरे भाई अब ये भी तो सोचो लड़के का क्या होगा। अब उस जजमेंट को दिखाती फिरेगी वो जगह जगह। अगर किसी के हाथ में ऐसा जजमेंट आ गया और वो सही तथ्यों के आधार पर नहीं दिया गया है, वो जजमेंट की कॉपी ले जाएगी 498 में डालेगी, बोलेगी देखो घरेलू हिंसा भी इन पर साबित हुई थी, 498 भी तो वही है, वहां पे भी सजा हो जाएगी और मामलों में भी उसका फायदा उठाएगी। तो लड़के के लिए तो बहुत तकलीफ वाली बात हो गई ना। हाँ, एक्चुअल में अगर भैया निकल के आ रहा है कि घरेलू हिंसा हुई है, साक्ष्यों से ऐसा पता चल रहा है, तो ठीक है। जब पता चल रहा है लड़की की एक एक लाइन झूठी है, उसका हर एक लाइन का एविडेंस लगा हो, उसके बाद भी कंसिडर नहीं कर रहे आप, ये लिखने में तकलीफ क्या है कि लड़की के साथ घरेलू हिंसा नहीं हुई है। हुई है तो लिखो हुई है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन कोई जजमेंट में ऐसा लिखा ही नहीं होता लोअर कोर्ट के कि घरेलू हिंसा उसके साथ नहीं हुई है। हर केस में उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, क्योंकि उसने अपनी प्रार्थना पत्र में, अपने वाद पत्र में बोला है कि मेरे साथ घरेलू हिंसा कारित हुई है। मतलब जो उसने बोल दिया पत्थर की लाइन हो गई। डीआई रिपोर्ट की हकीकत आपको पता है क्या होती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाते हैं, वहां स्टेटमेंट देते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर एक फॉर्म भर के कोर्ट में सबमिट कर देता है, देयर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं होता, एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है पूरा का पूरा सिस्टम। तो क्यों भैया 5-7-6 साल खराब कर रहे हैं पार्टीज के? तो फिर क्यों 5-6-7 साल तक मुकदमा चलाया जाता है? लड़की का प्रार्थना पत्र आया, उसके कहानी लिखी रखी है, डीआई रिपोर्ट आई, दूसरी डेट पे तीसरी डेट पे जजमेंट दे दो, बात खत्म करो।
लड़का जो 5-5 6-6 साल तक मुकदमा झेल रहा है, लिटिगेशन फीस बियर कर रहा है, 500-500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कम से कम उसकी वो हैरेसमेंट तो खत्म होगी। सीधा लिख दो इसने घरेलू हिंसा की है, बात खत्म। तो आज की व्यवस्था कुछ इस तरह से चल रही है, मतलब एक लाइन खिंची है, उसी लाइन को सब फॉलो कर रहे हैं, मेरिट पे देखने को तैयार नहीं है। भगवान जाने क्या डर है ये लिखने में कि घरेलू हिंसा कारित नहीं हुई है, किसी मामले में हम नहीं देखते। शायद कोई हो रेयर, पता नहीं, मैंने तो कई साल हो गए ऐसा कोई मामला देखा नहीं जहां ये लिखा हो कि लड़की के साथ घरेलू हिंसा कारित नहीं है। कोई एविडेंस है या नहीं है, लड़के ने अपनी तरफ से अपने बचाव साक्ष्य में कुछ दिया है या नहीं दिया है। हर मामले में लास्ट में वही लाइन, प्राथमिक के कथनों से ऐसा लगता है कि उसके साथ घरेलू हिंसा तो हुई है। तो ये बहुत बायस्ड सिस्टम है। इक्वलिटी की हम बात करते हैं, लड़का लड़की इक्वल है, कहां इक्वल है भाई? लड़का ऐसी तैसी करवा के अपनी पैसे दे रहा है, लड़के ऐसे ऐसे हमने देखे जहां पे बेचारे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, कमाने का कोई साधन नहीं है, लड़की ने केस डाल दिया तो पैसे दे रहा है। लड़की अच्छी खासी दोनों टांगों से हष्ट पुष्ट काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, सब कोर्ट में छुपा लेती है। लड़का बेचारा लंगड़ा के चल रहा है, उसके बाद भी वो पैसे दे रहा है। तो कहां है इक्वलिटी? इक्वलिटी की बात करते हैं, कहीं इक्वलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। तो दोस्तों इसीलिए हमने उनको शायद सजेस्ट भी किया था कि आपको रिटर्न आर्ग्यूमेंट देने चाहिए, क्योंकि हमें पता है किस प्रकार के जजमेंट आते हैं। अब ये जो रिटर्न आर्ग्यूमेंट है, यही हमारे हाथ में एक कड़ी है जिससे आप आगे जा सकते हो इस चीज को ठीक कराने के लिए। इस मामले में एक और चीज थी, एक प्रार्थना पत्र। तो दोस्तों अब आप जब चैलेंज करोगे इसे सेशन कोर्ट में, तो कम से कम आप वो रिटर्न आर्ग्यूमेंट दोगे ना। आप बोलोगे कि सर देखिए मैंने तो सारी चीज बताई थी, सारे एविडेंस रखे थे, कोर्ट ने कहीं जजमेंट में इन चीजों को कंसिडर ही नहीं किया। तो आपके पास कुछ है। आप सोचिए अगर ये आर्ग्यूमेंट आपके वर्बल होते, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप क्या चैलेंज करते? इसीलिए आपको कहा जाता है कि जो आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं, वर्बल करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन रिटर्न जरूर होना चाहिए। आप वर्बल आर्ग्यूमेंट करने के बाद रिटर्न आर्ग्यूमेंट से उसका जो है कंक्लूड करो उसको कि सर ये मेरे रिटर्न आर्ग्यूमेंट है, इसको सबमिट कर दीजिए, इसको फाइल पे लगा दीजिए। तो वो आप जरूर करिए ये काम, क्योंकि ये काम आप करोगे तो कम से कम आगे जाने लायक रहोगे, आगे से रिलीफ मिलने के आपको ऑप्शन रहेंगे। आप जो मामले देखते भी है ना जिसमें लड़कों को रिलीफ मिला, वो सारे के सारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपने देखे होंगे। लोअर कोर्ट में क्या होता है? लोअर कोर्ट से तो आपको ऊपर ही जाना पड़ता है ना। तो जब आप ऊपर जा रहे हो तो कुछ लेकर के तो जाओ कि आपने लोअर कोर्ट को क्या क्या बताया था। दैट्स वाई आपका रिप्लाई बहुत अच्छा होना चाहिए, आपने जो एविडेंस दिए हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, लड़की या उसके तरफ से जो साक्ष्य दिए गए उनका क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और फाइनली आपका रिटर्न आर्ग्यूमेंट बिल्कुल टू द पॉइंट बना हुआ होना चाहिए, नहीं कि फालतू की कथा कहानियां। जो आर्ग्यूमेंट होता है केस को स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक सब कवर अप उसमें किया हुआ हो, उसमें साक्ष्य, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिजॉइंडर, WS सब में से निकाल करके संजोया गया हो उसको। आर्ग्यूमेंट कभी भी लंबा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, जितनी जरूरत है उतना होना चाहिए। यह भी नहीं कहूंगा कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने छोड़ देनी है। तो जो एक बताया गया है रिटर्न आर्ग्यूमेंट के लिए कि 5 से 7 पेज का मैक्सिमम रिटर्न आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, इससे लंबा होगा तो कोर्ट भी उस पर ऑब्जेक्शन कर सकती है, और ना भी करे तो चीजें फैल जाती हैं। हम जो चीज बताना चाह रहे हैं ना कोर्ट को एग्जैक्टली उस चीज पे ध्यान नहीं दिला पाते। तो हमें एक क्राइटेरिया, एक लिमिट बांधनी चाहिए कि अगर हम रिटर्न आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो उसका जो साइज है वो 7 से 8 पेज तक का रहे तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो का मकसद आप समझे होंगे, आपको रियलिटी बताना। अब लोअर कोर्ट का जजमेंट है, पार्टी अलाउ नहीं करती, अदरवाइज मैं आपसे शेयर भी कर देता, लेकिन जजमेंट में जो है एग्जैक्टली आपको मैंने बता दिया किस प्रकार का जजमेंट है। और आप समझ जाओ कि अगर आप ऐसे केस लड़ रहे हो तो पहले दिन से, यानी जब आप अपना रिप्लाई दे रहे हो उससे भी पहले से, बल्कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी लेके चलनी है, और जो भी कागज आप सबमिट कर रहे हो वो बहुत टू द पॉइंट, बहुत कंक्रीट और बहुत अच्छे आपके होने चाहिए, और रिटर्न आर्ग्यूमेंट मस्ट है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।